Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. तारीख 20 अगस्त और साल 2013 जोधपुर वेस्ट के डीसीपी अजय लांबा के पास दिल्ली के एक रिपोर्टर का फोन आया। फोन आते ही उसने सबसे पहला सवाल पूछा कि क्या आपको आसाराम के खिलाफ एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार के लिए हुई एफआईआर के बारे में पता है। यह सवाल सुनते ही डीसीपी का दिमाग हाई अलर्ट पर हो गया। आसाराम बापू, जिसका पूरे देश में साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके दरबार में राजनीतिक लोग शीश झुकाते हुए चले जाते हैं, सड़कों पर लाखों की भीड़ उनका एक दीदार पाने के लिए तरसती रहती है, उस आसाराम बापू के खिलाफ अब एक नाबालिग लड़की के बलात्कार की एफआईआर। पाकिस्तान के सिंध से आकर गुजरात में बसा एक छोटे से परिवार का आसुमल, जो बड़ा होकर आसाराम बनता है और दशकों तक गॉडमैन बनकर गरीबों से लेकर पावर कॉरिडोर्स में राज करता है। आसाराम बापू कभी शराब का व्यापार करता था। आसाराम बापू को अरेस्ट करने वाले आईपीएस अजय लांबा ने और संजीव माथुर ने एक किताब लिखी है। ये किताब हार्पर कॉलिंस ने छापी है और इसका नाम है गनिंग द गॉडमैन। ये किताब उन 12 दिनों की कहानी है जब जोधपुर पुलिस के 20 काबिल ऑफिसर्स ने आसाराम को जेल की सलाखों तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। ये किताब जोधपुर पुलिस के डेडिकेशन के बारे में है, जब उनके पास एक छोटी सी भी गलती करने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि पूरा देश, मीडिया और सत्ताधारी लोग आसाराम के अरेस्ट होने की पल पल की खबर पर नजर बनाए रखे हुए थे। तो 20 अगस्त पर वापस ले चलते हैं आपको। दिल्ली के रिपोर्टर के बाद डीसीपी ने अपना फोन चेक किया तो दिल्ली सेंट्रल के डीसीपी के लगातार कई फोन आए हुए थे। जब उन्होंने बात की तो पता चला कि 19 तारीख की रात को एक लड़की और उसका परिवार दिल्ली के कमला मार्केट थाने में शिकायत दर्ज कराने आया। लड़की के परिवार का आरोप था कि 15 अगस्त की रात को जोधपुर से दूर एक कुटिया में आसाराम बापू ने लड़की के साथ बलात्कार किया। अगले दिन 3 बजे दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने लड़की का एलएनजेपी अस्पताल में मेडिकल भी करवाया और 20 तारीख को ही मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत लड़की का बयान भी दर्ज करवा लिया। दिल्ली के डीसीपी ने सारी जानकारी अजय लांबा को दी और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से अपनी एक टीम लड़की और लड़की के परिवार के साथ रवाना कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज्यूरिसडिक्शन अब जोधपुर पुलिस का है, तो आगे का केस अब अजय लांबा की जिम्मेदारी। इसके बाद अजय लांबा ने जो सीन ऑफ क्राइम यानी कुटिया था उसको सील करने का आदेश दिया। उन्होंने एसएचओ बेनीवाल को फोन किया और सारे जरूरी साक्ष्य जुटाने की बात कही। लेकिन यहाँ पर मामला पेचीदा हो गया, क्योंकि लड़की ने एफआईआर में जिस कुटिया का जिक्र किया था वो कुटिया दरअसल विष्णु देवड़ा नाम के एक व्यक्ति की थी, जिसका फार्म हाउस जोधपुर से दूर एक गाँव में था। उस फार्म हाउस में 500 गज दूरी पर ये कुटिया बनी हुई थी। कुटिया कथाओं में बताई जाने वाली कुटिया की तरह नहीं थी कि कच्ची मिट्टी से बनी होगी और लग्जरी की कोई चीज नहीं। ये तो एक 2 बेडरूम सेट था जिसमें एसी थी, मखमली गद्दे थे, किचन, बाथरूम, सब कुछ था। अजय लांबा नहीं चाहते थे कि सीन ऑफ क्राइम, जो कि इस केस में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला था, वहां से कोई भी बचा हुआ सबूत इधर उधर हो। एसएचओ बेनीवाल ने अजय लांबा को फोन किया और उन्होंने बताया कि जो ये फार्म हाउस है ये ईस्ट के ज्यूरिसडिक्शन में पड़ता है और जो कुटिया है वो शायद वेस्ट। अब बहुत कंफ्यूजन हुआ तो डीसीपी ईस्ट को भी इस केस में इन्वॉल्व किया गया। डीसीपी ईस्ट आए और तब भी मामला नहीं सुलझा। उसके बाद जो है शहर के पटवारी को बुलाया गया। शहर के पटवारी ने फीते से पूरी जमीन को नापा और आखिरी में कंक्लूजन पर पहुंचे कि जो फार्म हाउस है वो डीसीपी ईस्ट के पास आएगा और जो कुटिया है वो डीसीपी वेस्ट। मतलब मामला अब अजय लांबा के पास में ही था। उसके बाद लड़की और दिल्ली की टीम भी पहुंच चुकी थी। अजय लांबा ने एडिशनल डीसीपी सतीश चंद्र को बुलाया, एसीपी चंचल मिश्रा और मुक्ता पारिक को भी तलब किया। लांबा लिखते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि इस केस में कोई भी लूप होल बचे। उन्होंने लड़की से उस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानना चाहा, लेकिन पुरुषों की मौजूदगी में लड़की कुछ खास बता नहीं पा रही थी, तो मुक्ता को जिम्मेदारी दी गई कि वो दूसरे कमरे में लड़की को लेकर जाएं और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानें। मुक्ता आधे घंटे के बाद आती तो है, लेकिन वो वल्नरेबल महसूस कर रही होती हैं, उनकी आंखों में आंसू थे। लांबा लिखते हैं कि उन्होंने मुक्ता को कभी इस तरह कमजोर नहीं देखा था। वो एक बेहद टफ ऑफिसर थी और इससे भी बड़े बड़े केसों को निपटा चुकी थी। मुक्ता ने लांबा से एक बात कही कि सर, ये इतना शर्मनाक केस है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मुक्ता ने आधे घंटे का समय लिया और फिर ऑफिसर्स के सामने मिनट दर मिनट डिटेल्स बताई। बात खत्म करते हुए उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि सर, रेप तो हुआ है। और इस पूरे किस्से के बाद कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है। कोई भी अफसर कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है, लेकिन सब अपने अंदर एक अलग किस्म का एंगर महसूस कर रहे होते हैं।
उस वक्त जोधपुर के कमिश्नर जॉर्ज बीजू जोसेफ हुआ करते थे और उन्होंने लांबा और उनकी टीम को इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए फ्री हैंड दिया और अपना पूरा भरोसा भी जताया। इसके बाद जो अगला जरूरी टास्क था वो था एक दमदार ऑफिसर्स की टीम को तैयार करना जो किसी भी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर के सामने सरेंडर ना करे, जो रिश्वत और अपने हुए हमलों के लिए भी तैयार रहे, साथ ही साथ अपने पारिवारिक समय को ताक पर रखकर इस लड़की को जस्टिस दिलाने के लिए दिन रात एक कर दे। तो लांबा ने 20 काबिल ऑफिसर्स की एक कोर टीम बनाई जिसमें कुछ इस तरह से अधिकारियों को चुना गया। सबसे पहली अधिकारी थी एसीपी चंचल मिश्रा। उनके लिए नया केस था, वो सर्विस में नहीं थी, लेकिन उनके साथ 20 साल का अनुभव लिए हुए मुक्ता पारिक को लगाया गया। मुक्ता पारिक उनके साथ लगातार इस केस में मदद करने वाली थी। उनके अलावा मुक्ता पारिक के हस्बैंड यानी पति सत्यप्रकाश को लगाया गया। सत्यप्रकाश जोधपुर पुलिस में उस वक्त बेस्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे। इसके साथ साथ उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि वो मुक्ता के साथ छिंदरोली वाले आश्रम में जाएंगे और उस खास पैटर्न को पता करने की कोशिश करेंगे कि कैसे देश भर के आश्रमों से लड़कियों को आसाराम बापू तक पहुंचाया जा रहा था। उसके बाद जिम्मेदारी दी गई सब इंस्पेक्टर अमित सिहाग को। आसाराम को इंटरोगेट करने का काम भी आसान नहीं था। कोई भी मामूली अफसर उनसे इंटिमिडेट हो सकता था, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के अपराधी अमित सिहाग के इंटेरोगेशन के नाम से कांपते थे। अमित सिहाग ने लांबा से एक ही बात कही थी कि जहां तक सच उगलवाने की बात है तो इनके दादा परदादा भी बताएंगे। उसके बाद इंस्पेक्टर बाबू सिंह राजपूत को इस टीम में लिया गया। बाबू सिंह राजपूत की जिम्मेदारी थी कि वो अहमदाबाद जाएं, आसाराम के आश्रमों में जाकर उनके पुराने केसों और पास्ट हिस्ट्री के बारे में पता लगाएं, क्योंकि इस केस में अगर आसाराम को एक हैबिचुअल ऑफेंडर के तौर पे स्थापित करना होता तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी उनके पास्ट के केसों के बारे में पता लगाने की। इसके अलावा इंस्पेक्टर रामदेव सिंह को भी रखा गया, क्योंकि रामदेव सिंह के पास 35 साल का अनुभव था और उनके पास LLB और LLM की डिग्रियां थी। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो डिफेंस लॉयर से बात करके इस केस की पूरी पेचीदगियों को समझें और उसके साथ साथ इस केस से आने वाली शॉर्ट कमिंग्स पर भी नजर रखें। आखिरी में सब इंस्पेक्टर पन्ना सिंह को भी इसमें शामिल किया गया, क्योंकि आसाराम के विदेश भाग जाने का सबसे बड़ा डर था। इसलिए होम मिनिस्ट्री से आसाराम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर यानी LOC इशू कराना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण टास्क था। इसकी जिम्मेदारी पन्ना सिंह के पास थी। तो अब काबिल अफसरों की एक टीम बन चुकी थी और 22 अगस्त तक जोधपुर में ही आसाराम के खिलाफ एक FIR भी दर्ज हो चुकी थी। लांबा के पास अपनी टीम को ब्रीफ करने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये एक VIP केस था और इसमें बहुत बड़े थ्रेट्स मिलने की संभावना थी। लांबा ने अपनी टीम के सामने कुछ बातें क्लियर की। लांबा ने अपनी टीम से कहा कि इस केस को लेकर PIL दायर की जा चुकी है और CBI को ये केस ट्रांसफर करने की मांग की जा रही है। अगर ये केस CBI को दे दिया जाता है तो जोधपुर पुलिस अपनी काबिलियत कभी साबित नहीं कर पाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप उस लड़की का असहाय चेहरा अपने दिमागों में बिठा लीजिए, उसकी कहानी को बार बार पढ़िए, क्योंकि आगे जब आप इस केस में कमज़ोर पड़ेंगे तो आपको वो चेहरा बार बार याद आएगा। वो लड़की हमसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है, वो है जस्टिस यानी कि न्याय। उन्होंने कहा कि हम इस केस के बाद विजेता बनकर निकलेंगे और इंग्लिश में एक लाइन है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। आगे इस किताब में 23 अगस्त से 30 अगस्त के बीच जो कुछ हुआ उस पूरे घटनाक्रम के बारे में भी डिटेल में बताया गया है। 23 अगस्त को आसाराम के 4 वकील अजय लांबा से मिलने आए। दरअसल वकील इस पूरे मामले की था लेने आए थे। उन्होंने कहा कि आप हमें जो शिकायत की कॉपी है वो दिखा दीजिए ताकि हम अपने केस की उसी हिसाब से तैयारी करें। लेकिन अजय लांबा ने यहाँ पर एक गेम खेला और उन्होंने वकीलों को आश्वस्त करते हुए कहा कि अभी हमारे पास साक्ष्य नहीं है, हम आसाराम जैसे इतने बड़े व्यक्तित्व को बिना सबूतों के अरेस्ट नहीं करेंगे। जब तक वकील संतुष्ट नहीं हो गए वो गए नहीं। उसके बाद लांबा ये भी बताते हैं कि पुलिस ज़्यादातर मामलों में एक लूप होल छोड़ती है। वो ये चार्जशीट फाइल करने से पहले सफिशिएंट एविडेंसेस कलेक्ट नहीं करती और उसके बाद चार्जशीट कमज़ोर हो जाती है, अक्यूज्ड बेल आसानी से ले पाता है और बाहर निकलकर वो गवाहों को इंटिमिडेट कर सकता है या फिर अपने खिलाफ सबूतों को भी नष्ट कर सकता है। तो ऐसे में वो इस केस में चाहते थे कि वो एक भी मौका ना दें। अब समय आ गया था कि आसाराम को नोटिस दिया जाए, लेकिन आसाराम अपने आश्रम में बैठकर मीडिया के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहा था और अपने लाखों भक्तों का समर्थन भी जुटा रहा था। तारीख 25 आ चुकी थी और लांबा ने जोधपुर पुलिस की एक टीम को इंदौर भेजा। पुलिस की टीम का काम था कि
आसाराम को नोटिस देकर जोधपुर आने के लिए कहा जाए। पुलिस इतनी आसानी से नोटिस नहीं दे सकती थी क्योंकि बाबा के भक्त उसके आश्रम के मेन गेट पर खड़े थे और पुलिस 8 घंटे तक भक्तों के बीच फंसी रही। आखिरकार जैसे तैसे रिसेप्शन पर पहुंची और आसाराम तक नोटिस पहुंचाया गया। आसाराम ने उस वक्त कहा था कि वो 29 तारीख को जोधपुर में होगा। उसके बाद लांबा बताते हैं कि इस केस में सबसे जरूरी बात ये भी थी कि पब्लिक ओपिनियन को पुलिस के फेवर में रखा जाए। इसके लिए लांबा ने अपनी तैयारी की कि वो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फैक्ट्स को जनता के सामने रखेंगे। ऐसा हुआ भी, लेकिन आसाराम का पीआरओ भी सक्रिय हो गया। एक दिन अजय लांबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो अगले दिन आसाराम का पीआरओ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फैक्ट्स को काउंटर करते हुए बयान जारी करता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार जारी रही। तारीख 29 आ चुकी थी। लांबा अपने इस केस को लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशन मजबूती से कर रहे थे, लेकिन आसाराम अंडरग्राउंड हो चुका था। 29 तारीख को जोधपुर की टीम आसाराम को खोज रही थी, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। पूरे देश की टीमें उसे लोकेट नहीं कर पा रही थी। लांबा चुप रहे, लेकिन उन्होंने अपना अगला प्लान बना लिया। उन्होंने 30 तारीख की शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी बताते वो कहते हैं कि मुझे पता था कि आसाराम और उसके वकील ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे और उनका मनोबल तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी आवाज को फर्म रखा। पोकर फेस के साथ उन्होंने धड़ाधड़ मीडिया के सवालों के जवाब दिए और उन्होंने कहा कि आसाराम तक मेरी टीम पहुंच गई है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। लांबा की ये ट्रिक काम कर गई और आसाराम अंडरग्राउंड था, लेकिन वो बाहर निकल आया। भोपाल एयरपोर्ट से एक सीआईएसएफ के जवान का फोन आता है और वो लांबा से कहते हैं कि आपने तो कहा था कि आपकी टीम आसाराम को अरेस्ट कर रही है, लेकिन आसाराम तो इधर एयरपोर्ट पर दिख रहा है। लांबा खुश हुए कि उनकी ट्रिक काम कर गई। इधर नेशनल मीडिया भी भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। आसाराम के चेहरे पे नर्वसनेस साफ दिख रही थी। वो एक पिलर से दूसरे पिलर भागे जा रहे थे। मीडिया उनका पीछा कर रही थी। लांबा को पता था कि इसके बाद आसाराम भोपाल से निकलकर इंदौर ही जाएगा। लांबा ने जोधपुर से अपने सबसे काबिल ऑफिसर्स चंचल मिश्रा, मुक्ता पारीक, सतीश चंद्र के साथ साथ सुभाष शर्मा को भी भेजा। इनके साथ 10 कमांडो को रवाना किया गया। इस बार पुलिस की पूरी तैयारी थी कि 31 अगस्त को आसाराम को अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद की जो कहानी है वो और रोचक हो जाती है। इधर से पुलिस इंदौर के आश्रम में पहुंचती है, लेकिन आसाराम श्री कृष्ण की ड्रेस पहनकर भक्तों के बीच डांस कर रहे होते हैं। पुलिस की उस टीम ने लांबा को फोन किया और बताया कि आप तो इन्हें अरेस्ट करने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये तो अलग ही रासलीला मना रहे हैं। लांबा ने उन्हें समझाया कि किस तरह पूरे अरेस्ट को अंजाम देना है। लांबा ने इंदौर पुलिस से बात की और आश्रम के मेन गेट पर पुलिस फोर्स को लगा दिया ताकि भक्तों को एक कन्फ्यूजन हो जाए कि पुलिस जो है आसाराम को यहीं से लेकर जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आश्रम के पीछे वाले गेट से बुलडोजर की मदद से एक नया रास्ता बना दिया गया और इंदौर पुलिस की गाड़ियां वहां पर खड़ी थी। पुलिस सादे कपड़ों में थी और आसाराम तक पहुंच चुकी थी। अब आसाराम और पुलिस के टीम के बीच क्या बात हुई वो इस किताब में बताया गया है। आसाराम ने पुलिस की टीम को अपने कमरे में बुलाया और उन्होंने सबसे पहले यही सवाल पूछा, तुम मुझे जानते हो? मेरे कितने भक्त हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही आश्रम में आकर मेरे ही खिलाफ ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात कहने की? पुलिस की टीम ने आसाराम से कहा कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, आपको जोधपुर हमारे साथ चलना होगा। लेकिन आसाराम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपने एक बेटे से चुपके से कहा कि तुम भक्तों की भीड़ और बुला लो ताकि पुलिस मुझे यहाँ से लेकर ही ना जा सके। ये बात सुभाष शर्मा ने सुन ली और उन्होंने अजय लांबा से फ़ोन कर बताया। अजय लांबा ने साफ निर्देश दे दिया था कि इन्हें रात का भी टाइम ना दिया जाए, इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सुभाष शर्मा फिर से आसाराम के पास जाते हैं। आसाराम उन्हें फिर बहकाने की कोशिश करते हैं कि मैं सुबह तुम लोगों के साथ चलूंगा, मुझे रात का समय दे दो। उसके बाद वो फिर अपनी बात से पलट जाते। आखिरकार सुभाष शर्मा ने आसाराम से कहा कि हमने आपसे विनम्रता से कहा कि आप हमारे साथ चलिए, लेकिन आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं अभी ऑर्डर देता हूं कि आपको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ये बात सुनते ही आसाराम ने कहा कि तुम मुझे गिरफ्तार करवाओगे, उधर तुम्हारे पास ऊपर से फ़ोन आ जाएगा। ये बात कहते ही सुभाष शर्मा ने आसाराम के सामने ही अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ कर लिया। देखते ही देखते बाकी पुलिस ऑफिसर्स ने भी अपने मोबाइल फ़ोन ऑफ कर लिए और ये देखकर आसाराम की आंखों में डर आ गया। वो चिल्लाने लगा और भागने लगा कि भक्तों देखो देखो, तुम्हारे बाबा को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन कमांडो आसाराम को पकड़ते हुए सीधे पुलिस की गाड़ियों में ले गए। बाबा के भक्त थे, पुलिस थी और वहाँ से निकलना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती से निपट भी लिया जाए तो एक और चुनौती थी कि पूरे राज्य से बाइक, ट्रैक्टर्स और गाड़ियों में बाबा के भक्त एयरपोर्ट का रास्ता जाम करने में लगे हुए थे। पूरा फिल्मी सीन था। पुलिस की गाड़ियां आसाराम को भगाकर एयरपोर्ट ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक चूक हो गई। मुक्ता पारीक
आश्रम में ही छूट गई। उनके पति सत्यप्रकाश ने लांबा को फ़ोन कर बताया कि मुक्ता पारिक गाड़ियों में नहीं है। लांबा के पैरों की ज़मीन खिसक गई। उन्हें लगा कि वो उस वक्त इंदौर में क्यों नहीं है। आखिरकार थोड़ी देर में मुक्ता का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि भक्तों ने उन्हें पहचाना नहीं और इंदौर की पुलिस के साथ एयरपोर्ट ही आ रही हैं। लांबा ने कमिश्नर को जानकारी दी कि आसाराम को अरेस्ट किया जा चुका है और उन्हें अब प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। कमिश्नर ने कहा था कि उन्हें किसी सरकारी प्लेन से जोधपुर ले आइए, लेकिन लांबा ने एक बात कही कि मैं उस व्यक्ति को एक बार भी स्पेशल महसूस करने का मौका नहीं देना चाहता। लेकिन जोधपुर की सीधी फ्लाइट नहीं थी तो लांबा ने पहले दिल्ली की फ्लाइट बुक की और दिल्ली से जोधपुर। इस बीच ये भी डर था कि अगर बाबा के भक्त दिल्ली से विमान में सवार हो जाते हैं तो हल्ला काट सकते हैं और बात हाथ से निकल सकती है। लांबा ने पूरी तैयारियां कर ली थी। एक तरफ आसाराम को प्लेन से जोधपुर लाया जा रहा था, दूसरी तरफ उनके भक्त लाखों की संख्या में जोधपुर पहुंच चुके थे। एक तरफ पूरी भीड़ से भी निपटना था और दूसरा आसाराम को सेफ पुलिस कस्टडी तक लाना था। लांबा ने दोनों काम बखूबी किए और 1 अगस्त की सुबह आसाराम पुलिस के पास थे। लांबा एक बात पर जोर देते हुए लिखते हैं कि जब आसाराम अपना क्राइम कन्फेस कर रहा था तो उसने हाथ जोड़े हुए थे और बार बार मिन्नतें कर रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसके बाद ये पूरा केस चला और इस केस में आसाराम को गिल्टी पाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और फिलहाल 77 वर्षीय आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। अगर आपको हमारे पेज टर्नर का एपिसोड अच्छा लगा तो हमें YouTube पर सब्सक्राइब करिए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करिए और इस वीडियो को शेयर करिए।